नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद पोषण माह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम लखनऊ के लोक भवन में होगा। महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग में कई योजनाओं की सौगात मिलेगी। अभियान का मकसद बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। इसके अलावा सीएम योगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित 91 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम मिशन रोजगार भी आप देखिए। 91 सीडीपीओ को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यूपी लोक सेवा आयोग से ये चयनित हुए हैं। दूसरा, ये जो कार्यक्रम है कुपोषण मुक्त करना है महिलाओं को, बच्चों को। अनामिका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई। अनामिका, इस कार्यक्रम के बारे में बताइएगा, किस तरह से महत्वपूर्ण है ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए? देखिए जीनत, साल 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी कि जब हर साल ये तय किया गया कि सितंबर के महीने में पोषण माह मनाया जाएगा। पोषण माह के जरिए प्रयास ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काम करती हैं, मुख्य सेविकाएं काम करती हैं, वो घर घर जाकर खास तौर पे किशोरियों की, बच्चों की और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके सेहत को लेकर वो केयर करती हैं, उनको सजेस्ट करती हैं, उनका डाइट चार्ट बनाती हैं, उनका वजन करती हैं। तो इसके जरिए प्रयास ये है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद ही इस बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिसके जरिए जो बेहतर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, मुख्य सेविकाओं को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा 529 जो आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही राज्य जो चयन सेवा आयोग है उसके जरिए जो 91 मुख्य जो सेवा परियोजना अधिकारी हैं उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो एक ही कार्यक्रम के जरिए तीन चीजों को अलग अलग शामिल किया गया है इसमें। और ये बड़ा कार्यक्रम है जिसके जरिए प्रयास किया गया सरकार का कि जो सितंबर का महीना है पोषण माह का, उसमें पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जाए। उस अभियान के जरिए खास तौर पर फोकस हो महिलाएं और बच्चों का स्वास्थ्य, जिसको लेकर सरकार भी चिंतित रहती है। और यहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बूस्टअप भी किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और मुख्यमंत्री की ओर से संबोधन भी होगा उनके लिए, जिसके जरिए उनको ये कम से कम प्रयास होगा सुझाव देने का कि किस तरीके से वो आने वाले महीनों में काम करें, आने वाले दिनों में काम करें और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों पर खास फोकस करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अनामिका। बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या को फैजाबाद लिखने के बाद विवादों में आए असदुद्दीन ओवैसी की रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज ओवैसी अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जिनके स्वागत में पोस्टर चस्पा है। अयोध्या के सीमा रानी मऊ में कार्यकर्ता ओवैसी का सबसे पहले स्वागत करेंगे। इसके बाद वो रुदौली में शेख महदूम शाह की दरगाह पर जाकर दुआ मांगेंगे और फिर रसूलाबाद चौराहे के पास कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं भेलसर के पास एआईएमआईएम कार्यालय का उद्घाटन होगा, जिसके बाद 2022 के लिए अयोध्या से चुनावी बिगुल फूंकेंगे। उनका रानी मऊ चौराहे पे 1 से 1:30 बजे का टाइमिंग है, वहाँ पे उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद रसूलाबाद चौराहे रुदौली के अंदर कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। तो दरगाह शरीफ जाएंगे शेख मैडम की, वहाँ से फिर भेलसर कार्यालय में बैठेंगे। अब हम आपको बताते हैं अयोध्या में ओवैसी का जो पूरा कार्यक्रम है वो क्या रहेगा। 2 बजे ओवैसी जो है रुदौली पहुंचेंगे, शेख महदूम शाह की दरगाह भी जाएंगे, दरगाह पर जियारत करेंगे, रसूलाबाद चौराहे पर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद भेलसर में एआईएमआईएम कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे और अयोध्या के रुदौली से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम उनका पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। फिर वो संगठन के पदाधिकारियों से 2022 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उसके बाद रुदौली में वंचित शोषित सम्मेलन करेंगे और फिर यहीं से चुनावी अभियान की शुरुआत हो जाएगी। तो ओवैसी के अयोध्या दौरे से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स भी चरम पर है। हम आपको बताते हैं ये पूरा विवाद दरअसल है क्या। ओवैसी के दौरे से पहले एआईएमआईएम के पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा गया था। फैजाबाद का नाम पहले ही अयोध्या हो चुका है। अब एआईएमआईएम के पोस्टर पर बीजेपी ने निशाना साधा। बाद में एआईएमआईएम ने पोस्टर बदल दिया। पोस्टर में फैजाबाद की जगह अयोध्या लिखा गया, लेकिन अब भी रुदौली में 2 तरह के पोस्टर नजर आते हैं। एक पोस्टर पर रुदौली अयोध्या लिखा है, दूसरे पोस्टर पर रुदौली शरीफ लिखा हुआ है। पोस्टर को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है।
इसी बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी AIMIM में वो शामिल होंगी। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का हम जिक्र कर रहे हैं। लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में वो सदस्यता लेंगी, विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद, लेकिन अब उनकी पत्नी जो है वो पॉलिटिक्स में एंट्री ले रही है। और AIMIM की छतरी के तले ही यानी कि ओवैसी आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वो सदस्यता ग्रहण कराएंगे और फिर शाइस्ता परवीन विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सीट फाइनल नहीं है, लेकिन चर्चा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोविड का मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया, जिसमें रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। सोमवार को यूपी में करीब 31,62,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। यूपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अभी तक पूरे देश में वैक्सीनेशन में यूपी जो है वो नंबर 1 है। तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। उत्सव के तौर पर आपने देखा कल भी वैक्सीनेशन उत्सव मनाया गया बाकायदा, जब 31 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा और इसके साथ ही 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। और ये एक मिशन के तौर पर लगातार प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन कैंप चला रही है, आगे बढ़ रही है। आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट की जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है। जमीन वापस लेने का यूपी सरकार को अधिकार है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और 12.5 एकड़ जमीन ट्रस्ट के अधिकार में रहेगी। लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन किया गया, ये हाईकोर्ट ने कहा है। SDM के आदेश पर रोक लगाने से उन्होंने इनकार किया है। खबर गाजियाबाद से। यहां एक भीषण हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 2 पति पत्नी थे और एक बच्चा भी शामिल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। कहा मृतकों की आत्मा को शांति मिले। शोकाकुल परिजनों को संवेदनाएं। हादसे में असामयिक मृत्यु बेहद दुखद है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ था। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हुई थी। 8 लोग इस गाड़ी में थे, बताया जा रहा है। 2 पति पत्नी और 4 बच्चे। 2 पति पत्नी समेत एक बच्चे की मौत हो गई। 3 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं जो कि क्रिटिकल हैं। मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर करते हुए बाकायदा आदेश दिए हैं कि इनकी मदद की जाए और उन्होंने जिन लोगों की मौत हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले, ये भी कहा है। लखनऊ में मायावती सरकार के समय 2007 से 2012 के बीच हुए स्मारक घोटाले में 57 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। चार्जशीट में तत्कालीन खनन निदेशक का नाम, यूपी निर्माण निगम के तत्कालीन MD का नाम। विजिलेंस की बात करें तो कहा गया है कि 4 हफ्ते में पूरी करनी होगी जांच। विजिलेंस की जांच के दायरे में नसीमुद्दीन और कुशवाहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ भी चार्जशीट की तैयारी है। दोनों नेताओं से विजिलेंस पूछताछ कर चुकी है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस पूरी खबर के बारे में बताइएगा। देखिए 2007 से लेकर 2011 तक जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी तो उस दौरान लखनऊ और नोएडा में दलित महापुरुषों के नाम पे तमाम स्मारकों और पार्कों के निर्माण किए गए थे। ये उसी स्मारक और पार्कों के निर्माण में लगे पत्थरों और तमाम जो खरीद फरोख्त हुई थी उससे मुतल्लिक ये पूरा घोटाला है। उस वक्त लोकायुक्त रहे, उन्होंने अपनी जांच में पाया था करीब 1400 करोड़ 14 अरब रुपए से ऊपर का ये घोटाला है। 2014 में अखिलेश यादव की सरकार में विजिलेंस ने गोमती नगर थाने में ये FIR दर्ज कराई थी और अब कल विजिलेंस ने लखनऊ की MP MLA कोर्ट में 57 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। हालांकि इस चार्जशीट में अभी FIR में शामिल तत्कालीन मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा का नाम नहीं है, लेकिन उस सरकार में जो वरिष्ठ अधिकारी थे तमाम विभागों के, उनके नाम हैं, ठेकेदारों के नाम हैं, सप्लायर्स के नाम हैं। तो आने वाले दिनों में विजिलेंस इस मामले में एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है जिसमें इन दोनों मंत्रियों का नाम भी हो सकता है। जीनत बिल्कुल। और ऋषभ, खास तौर से इसकी टाइमिंग को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं।
देखिए, जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने हिसाब से उसके मायने मतलब निकालेंगे, उसके हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन जो जांच एजेंसी हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं। बीते 1 महीने के अंदर ही बाबू सिंह कुशवाहा, जो उस वक्त मंत्री थे खनन के, और पीडब्ल्यू उस वक्त जो मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन दोनों से ही पूछताछ की है। उनको तमाम क्वेश्चनेयर दिए हैं, उनकी ओर से कुछ क्वेश्चन के जवाब भी मिले हैं। अब विजिलेंस तय करेगी कि गुण दोष के आधार पर किसका नाम चार्जशीट में दाखिल किया जाए और किन धाराओं में किया जाए या ना किया जाए। जीनत, अब 57 अधिकारियों का जिक्र हो रहा है, 57, इसमें और कोई बड़े नाम भी हैं क्या? उस वक्त के जो तमाम अधिकारी रहे हैं अलग अलग विभागों के, उनके नाम तो हैं इसमें। जो उस वक्त बताया जा रहा है वो खनन विभाग के उस वक्त प्रमुख थे, उनका नाम इसमें बताया जा रहा है। और जो उस वक्त पीडब्ल्यूडी के बड़े हैं अफसर, उनका नाम है। राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक हैं सीपी सिंह, अपर परियोजना प्रबंधक हैं राकेश चंद्रा, एक अपर परियोजना प्रबंधक हैं के सक्सेना, इकाई प्रभारी KR सिंह, स्थानिक अभियंता राजीव गर्ग, ऐसे तमाम। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से इसके बारे निकालेंगी, लेकिन जांच जो है विभाग अपने हिसाब से कर रहा है। रामपुर से खबर आ रही है, अवैध खनन पर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि एसपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया। सिपाही रेशमपाल सिंह सस्पेंड हुआ है। बिलासपुर सीओ के यहाँ तैनात था सिपाही। अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर ये कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। खनन माफियाओं के साथ साठगांठ को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है सिपाही पर। मुख्तार अंसारी की लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर आजमगढ़ के एसपी ने लखनऊ के डीएम को पत्र लिखा है। डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आजमगढ़ पुलिस अब उसकी अवैध कमाई से अर्जित लखनऊ में विधानसभा के पास स्थित करोड़ की संपत्ति जब्त करेगी। आरोप के मुताबिक साल 2007 में मुख्तार ने लखनऊ विधानसभा के पास सर्किल रेट छिपाकर महज 6 लाख में रजिस्ट्री कराई थी। मुख्तार अंसारी की हनक और खौफ की वजह से एक कारोबारी ने जमीन रजिस्ट्री की थी। इस मामले में आजमगढ़ के एसपी ने लखनऊ के डीएम को पत्र लिखा है। डीएम के आदेश पर आजमगढ़ पुलिस माफिया के आलीशान बंगले को कुर्क करेगी। देखिए, मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के जितने मेंबर्स हैं वो हमारे यहाँ स्टेट लेवल का माफिया है हमारे जनपद से, और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पहले उस पर की गई थी, उसी के तहत उसकी जो भी संपत्तियां हैं उनके बारे में खोजबीन किया जा रहा है। और कुछ संपत्तियां मिली हैं जिनको कुड़क किया जाना बहुत जल्दी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अलीगढ़ को सौगात देंगे स्टेट यूनिवर्सिटी की। जल्द ही शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 14 सितंबर को यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर ये यूनिवर्सिटी होगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है, स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने वाली है अलीगढ़ को। और आसपास के जो जिले हैं उसके स्टूडेंट्स भी उसमें बेशक पढ़ेंगे। तो महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर ये यूनिवर्सिटी होगी। 14 तारीख को प्रधानमंत्री जो है शिलान्यास करेंगे। अलीगढ़ का हम जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका शिलान्यास करेंगे। महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, जरा बताइएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और ये जो नाम हम जिसका जिक्र कर रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह, इस बारे में। देखिए, बिल्कुल जीनत, अलीगढ़ के जाट राजा रहे हैं और 14 सितंबर को प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। और कहा जाता है कि 1915 में अफगानिस्तान में रहकर ही भारत की अंतरिम सरकार इन्होंने बनाई, जो जिन्ना के घोर विरोधी माने जाते थे। तो अब क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है, लिहाजा जाट बहुत बाहुल्य संख्या में रहते हैं। तो अब अलीगढ़ में जो विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपनी जमीन दान दी थी, उस पर एक कोने में इनका नाम अंकित नहीं था। लेकिन अब चूंकि नाम बदलने के लिए काफी मांग उठती रही, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके लिए एक रास्ता निकाला था। तो अब प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाब में महेंद्र सिंह के नाम पर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया। और
2019 में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार ने भरोसा दिया था और सीएम योगी ने खुद घोषणा की थी। तो अब एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और 14 सितंबर को जो प्रधानमंत्री जो है वो इसका शिलान्यास करेंगे। और अभी तक जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जाएगी। और कहा जाता है कि उस वक्त जिन्ना का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले नेताओं में से एक थे और इन्होंने अंतरिम सरकार अफगानिस्तान में भारत की बनाई थी। तो अब प्रधानमंत्री 14 सितंबर को अलीगढ़ में इनका शिलान्यास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एएमयू ये कहा जा रहा है क्योंकि इसे पॉलिटिकल स्टेप भी माना जा रहा है, इलेक्शन सर पर है इस लिहाज से भी कहा जा रहा है, लेकिन एक अच्छा कदम जरूर, एक यूनिवर्सिटी और उस योद्धा के नाम पर जिसका बहुत बड़ा किरदार रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।